हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ऐसा इम्पोर्टेंस क्या है कि उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, कि मतलब कि आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसे कि मान लो कि आप जैसे क्या होते हो, आप अगर बीमार होते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो क्या कहते हैं, आपको कुछ दवा देता है, तो फिर ये कहता है कि भाई ये दवा आप खा लो, ये दवा आप ना खाओ, ये डेट एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायरी डेट से ओवर हो चुका है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई एक्सपायरी डेट से बाहर गया है या एक्सपायरी डेट के अंदर है, या इसके इतने 3 साल का एक्सपायरी डेट है या 2 साल का एक्सपायरी डेट है। तो जनरली क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से तो बने रहते हैं जो आपकी दवा वगैरह होती हैं। तो आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें एक आपका कायरल होता है, बाकी सारे एकायरल होते हैं आपके 19। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है कि पता कैसे चला भाई, अगर आपको पता, वो आपको ऐसा कोई दवा देता है भाई ये कायरल दवा है, तो उससे उस एमिनो एसिड से करेगा, ये एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल है, उस आपके बॉडी के अंदर उस एमिनो एसिड से जाके रिएक्शन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बेनिफिट यही होता है कि हमें क्या कहते हैं, एकदम मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट पहचान होती है। आपको पता होता है कि भाई ऐसे मान लो कोई, आपको इतना पता है कि भाई जस्ट नॉर्मल की अगर मान लो कोई रेज आप पास करते हो, प्लेन पोलराइज्ड रेज पास करते हो किसी मॉलिक्यूल के थ्रू, तो उसे अगर 90 डिग्री लेफ्ट घुमा रहा है या 90 डिग्री राइट घुमा रहा है, तो वो सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस तरीके से भाई आप जस्ट एक बॉन्ड का अरेंजमेंट चेंज कर देते हो, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है कि कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट घुमा रहा है, कोई राइट घुमा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेनिफिट ये है कि, और स्टीरियोकेमिस्ट्री से ज़्यादा बेनिफिट जैम में क्या है कि जैसे कि आप जैम में पढ़ते हो, नेट में किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, एंट्रेंस के लिए, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेनिफिट ये होता है कि आप देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के तो 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। उससे रिलेटेड, उससे खास बात ये होती है कि अगर ऑर्गेनिक आ रही है और ऑर्गेनिक रिएक्शन आप कर रहे हो, उसी में जस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जस्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करके 2-3 ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है। तो एक तरीके से ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि जस्ट एक चैप्टर है। जैसे कि फिजिकल है मोल कॉन्सेप्ट, जस्ट एक चैप्टर नहीं है, उसका सॉल्यूशन में होता है, उसका फिर क्या कहते हैं गैसीय स्टेट में होता है, थर्मो में होता है। तो ऐसे ये आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक में भी लगभग 70%, अगर आप देखा जाए हाइयर लेवल हो जाओगे तो 90% क्या कहते हैं नेम जो रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिपेंड है। पर अगर जैम के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी 60% ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड है। तो यहाँ हमें सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो ध्यान देनी है, किस तरीके से देखना है और एकदम अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो देखो, जैसे आपको पता है कि भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा मन में आता है कि भाई किसके लिए पढ़ने जा रहे हो। तो आपको पता है आइसोमर्स के आइसोमर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर। ये क्या चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, एक्चुअली आइसोमर क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो क्या कहते हैं आपका वो आपका आइसोमर होता है। तो ये होता है एक, और ये सारी चीज़ें हमें तो जनरली पता होता है कि आइसोमर है। तो ये बातें इतनी पता ही रहती है कि भाई आइसोमर पढ़ने जा रहे हैं तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा, और क्या कहते हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिफर करती है वो इसमें सब देखेंगे, क्योंकि बस ये जस्ट एक फिनोमिना है। तो और देखो, जो आपका आइसोमर होता है 2 तरीके का होता है शुरुआत में, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमर। अब आपको देख के पता चल रहा है कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ने क्या जा रहे हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियो आइसोमर आ गया। तो मतलब एक तरीके से एक आइडिया आया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोनों में कौन से देने को है हमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियो आइसोमर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि जैम और नेट लेवल पे इन्हीं पे ज़्यादा चीज़ें पूछता है। क्या कहते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है कि आप देखो, आप ये 11th-12th की चीज़ें होती हैं, जस्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए बताया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है कि इफ टू और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है भाई, डिफरेंट आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। मतलब सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। तो बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल लेके कि मान लो आपके पास ऐसे हो, ये हो,
ये आपके पास हो ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो आपका CH3 हो। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये C डबल बॉन्ड OH CH2 एंड CH3। तो अब क्या है कि आपने क्या किया, पूरा आपने सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। तो मतलब आपने क्या किया, इसको तोड़ के यहाँ लगा दिया, और एक हाइड्रोजन को तोड़ के आपने यहाँ लगाया। तो मतलब आपने बॉन्ड ब्रेक किया। आपने क्या किया, आपने बॉन्ड ब्रेक किया। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपने बॉन्ड ब्रेक करके अरेंजमेंट कर रहे हो तो हमेशा क्या होगा, वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। ये एक बेसिक कंक्लूजन है कि भाई कैसे कंक्लूड करना है, कैसे कंक्लूजन निकालना है कि अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो बेसिकली तो आप कभी भी स्टीरियो आइसोमर की तरफ जाना ही मत, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ से CH3 तोड़ा, यहाँ ले आया, यहाँ हाइड्रोजन तोड़ के यहाँ ले आए, तो आपने इसको बनाया कि नहीं बनाया। तो इसको देखो, ये क्या है आपका एस्टर है और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब क्या है कि दोनों फंक्शनल आइसोमर है, तो आइसोमर में कौन सी कैटेगरी में गए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कैटेगरी में गए। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें आप बॉन्ड ब्रेक करते हो। तो ऐसे अगर मैं लिखूं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड लिख सकता हूं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इन शॉर्ट में अगर कहना पड़ेगा मुझे तो ऐसा कह दूंगा कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड अगर कहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो अब देखो, ये सब सारी ये आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं आती हैं, बस आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए क्या होता है। चेन आइसोमर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है, रिंग चेन आइसोमर होता है, टाटोमर्स होते हैं। ध्यान देना, टाटोमर्स होते हैं। टाटोमर आप पढ़ते हो, ठीक है, टोटोमराइजेशन पढ़ते हो, वो भी क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। उसमें आप क्या कहते हैं, किसी अल्फा एल्कोहल मतलब एल्कीन के ऊपर एल्कोहल लगा होता है, उस पर आप कीटोन को कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये होता था। और एक होता है मेटामर्स। तो ये इतने क्लासिफिकेशंस होते हैं, 6 टाइप के से और होते हैं। तो ये इतने तरीके के जो आ गए वो मेरे क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आपके आइसोमर हो गए। इसमें क्या है कि वही स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी है। क्या है कि बॉन्डिंग ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल इज डिफरेंट है। सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग मतलब है तो वही, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग अलग अलग तरीके से। मतलब इसे मान लो कोई A है, B है, C बना रहा है, D बना है, और सीक्वेंस अलग कर दो। आप बॉन्ड तोड़ दो, इधर A कर दो, इधर A कर दो, इधर C कर दो, इधर D कर दो, B कर दो। तो मतलब आपने सीक्वेंस अलग कर दिया। तो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग आपने बॉन्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो इसलिए क्या हुआ, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो ये मैं इतनी बातें रफ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर आपका हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। अब आता है हमारा मेन, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर के बारे में पढ़ने जाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, इफ 2 आइसोमर है तो ऑब्वियसली बात तो वही फॉलो करेगा कि भाई इफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट बट एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो। उसमें क्या था, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आ रहा था, इसमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। 3D, ये सबसे बात जरूरी है कि 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द स्टीरियो सेंटर विद इन मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। मतलब 3D अरेंजमेंट अलग हो, कि कहीं कोई ऊपर दिख रहा है तो उसको घुमा के नीचे कर दो, कोई नीचे दिख रहा है उसको ऊपर कर दो, साइड दिख रहा है तो उसको लेफ्ट कर दो, लेफ्ट दिख रहा है राइट कर दो। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, तो मतलब क्या है कि आप कनेक्टिविटी कहीं लॉस नहीं कर रहे हो, किसी सेंटर से कनेक्टिविटी लॉस नहीं कर रहे हो, बस उनका 3D अरेंजमेंट आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या आ गई, सबसे पहली बात आई भाई 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द स्टीरियो सेंटर। अब सबसे ज्यादा खास बात क्या है, स्टीरियो सेंटर। क्या बात है, स्टीरियो सेंटर विद इन मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। अब स्टीरियो सेंटर आया तो अब आपको पता होना चाहिए कि कितने, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टीरियो सेंटर। कैसे आप डिफाइन करोगे कि भाई कौन सा स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर के अराउंड आपका क्या कहते हैं 3D अरेंजमेंट है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टीरियो सेंटर,
ये क्वेश्चन राइज होता नहीं होता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टीरियो सेंटर, कि 3D अरेंजमेंट मुझे चलो पता चलेगा भाई 3D अरेंजमेंट मुझे 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द स्टीरियो सेंटर अलग डिफरेंट होना चाहिए। तो भाई स्टीरियो सेंटर भी कई सारे तरीके के होते हैं। तो देखो अब कितने टाइप के होते हैं, ध्यान देना। पहला आपका जो स्टीरियो सेंटर होता है वो होता है एसिमेट्रिक सेंटर। क्या होता है? एसिमेट्रिक सेंटर होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिक सेंटर होता है, एसिमेट्रिक सेंटर होता है। और दूसरा जो होता है आपका कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर होता है। और तीसरा क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। ध्यान देना, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। तो इतनी बातें आपको पता चली। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टीरियो सेंटर? स्टीरियो सेंटर आर 3 टाइप, एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर। मतलब अगर इन्हीं तीन के अराउंड, अगर इन्हीं तीन सेंटर के अराउंड अगर 3D अरेंजमेंट अलग आ गया तो बाद में पढ़ेंगे भाई 3D अरेंजमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले स्टीरियो सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर इन्हीं तीन सेंटर के राउंड में अगर 3D अरेंजमेंट अलग है तो मतलब मैं बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये है, जैसे मैं ये है, अब आपको ऐसे दिख रहा है। मान लो ये मेरा हाथ क्या है? एक स्टीरियो सेंटर आ गया, एक स्टीरियो सेंटर है। मान लो ये मेरा हाथ एक स्टीरियो सेंटर है, मान लो मेरा हाथ ये एक स्टीरियो सेंटर है और मैं कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा हूँ। अभी आपको ये ब्लू वाला आपके साइड में दिख रहा होगा, आपके तरफ दिख रहा होगा ये ब्लू वाला। अभी मैं इसको ऐसे घुमा दिया तो ब्लू वाला क्या सीधा हो गया, अभी ब्लू वाला क्या हो गया? ऐसे पीछे हो गया। तो मतलब मैं ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ, बस अरेंजमेंट को अलग कर रहा हूँ। तो आपको ब्लैक दोनों इधर दिख रहे हैं, मेरे साइड से इधर ब्लैक, आपके साइड से ये ब्लैक, और ये ब्लू कहाँ चला गया? इधर चला गया। और ऐसे कर दिए तो ब्लैक ये इधर और ये ब्लैक इधर, अब ब्लू आपको दिख रहा है। तो मैंने कोई बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, जस्ट अरेंजमेंट कर रहा हूं एक किसी स्टीरियो सेंटर के थ्रू। तो अब स्टीरियो सेंटर 3 तरीके के होते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये भी सबसे जरूरी बात होती है। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। ये मैं इतना रफ कर दे रहा हूं। ये मैं इतनी बात है। ये देखो अब क्या हुआ, एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है? एसिमेट्रिक सेंटर आप देखो, जैसे ही मान लो कोई भी कार्बन सेंटर, इफ, आप देखो डिफिनेशन दिख रहा हूं, इफ एनी कार्बन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होना चाहिए? सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये मैं अब एसिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। इफ एनी कार्बन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम आर directly attached with carbon center, ध्यान देना। कोई भी ऐसे यहाँ क्या है कि ऐसा मत है कि कार्बन ही लिख रहा हूँ भाई, कुछ भी सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। पर आपके क्या है कि आपके जो कोर्स में पढ़ना है मैक्सिमम, बाद में मैं कॉमन टर्मिनोलॉजी अभी लेके चल रहा हूँ, जस्ट कार्बन लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब टेट्रावैलेंसी होता है तो उसको 4 बॉन्ड होते हैं, इसलिए मैं कार्बन को लेके चलते हैं। फास्फोरस के केस में भी कार्बन सेंटर पाए जाते हैं, क्या कहते हैं वो स्टीरियोजेनिक सेंटर पाए जाते हैं, नाइट्रोजन केस में भी स्टीरियोजेनिक सेंटर पाए जाते हैं। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये हमें अभी क्या है कि 90% चीजें इन जर्नल में कार्बन के रिस्पेक्ट में सब कुछ बता रहा हूं। तो बाद में जब सब कुछ चैप्टर लगभग 90% एंड हो जाएगा तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है भाई किस और कौन से
स्टीरियो कौन कौन से एटम के थ्रू स्टीरियो सेंटर आपके बन सकते हैं। तो लेकिन अभी क्या है 90% आपको क्या कहते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट पढ़ना है, क्योंकि सारी केमिस्ट्री जो आपके जैम नेट में है या जैम में तो जो टोटल है वो क्या कहते हैं आपकी 99% कार्बन के थ्रू है, बस नेट वगैरह में थोड़ा सा 10% 90% कार्बन थ्रू है, 10% फास्फोरस नाइट्रोजन सल्फर सेलेनियम वगैरह के रिस्पेक्ट में आता है। तो ये हो गया इफ एनी कार्बन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन and 4 different group are directly attached with carbon center, so that type of center is called asymmetric center. that type of center is called asymmetric center। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कार्बन है और उसके क्या है, उसके मान लो ये कार्बन है, ऐसे कार्बन आ गया, मान लो ऐसे कोई कार्बन आ गया और यहाँ क्या है कि A लगा हुआ है, यहाँ B लगा हुआ है, यहाँ C लगा हुआ है, यहाँ D लगा हुआ है, तो ये सेंटर क्या हो गया, तो देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे ये कार्बन हो गया, ये 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 B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो अब देखो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम लगे कि नहीं लगे हैं, तो इस वाले कार्बन क्या बोल सकता हूँ, एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर। तो ये मेरा क्या हो गया कि अगर इफ मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बेसिकली क्या है किसी कार्बन के पास अगर 4 बॉन्ड है और चार बॉन्ड है और चारों बॉन्ड पे क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप और एटम लगे हुए हैं, तो वो क्या हुए आपके एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं। अब फिर आता है दूसरी चीज आती है, ये एसिमेट्रिक सेंटर की डिफिनेशन हो गई, तो ये कंपाउंड एसिमेट्रिक हो गया। तो अब दूसरी बात क्या आता है कि कायरल सेंटर क्या होता है, आपने इसे पढ़ा होगा भाई, कायरल कंपाउंड आते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं। तो अब डिफरेंस देखो, तो सर बोलोगे ये कायरल है कि नहीं है, देखते हैं। अगर देखते हो अब दूसरा क्या है, कायरल सेंटर। इफ कार्बन एटम है, कार्बन लिख रहा हूं, ध्यान देना, कार्बन रिस्पेक्ट में सारे कुछ बता रहा हूं। कार्बन एटम have sp3 hybridization and 4 different type of group or atom are directly attached with carbon atoms। तो इतनी बात तो एसिमेट्रिक सेंटर में भी आ रहा था, क्योंकि कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 4 डिफरेंट ग्रुप एंड 4 डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप और एटम आर डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन सेंटर। but compound is ऑप्टिकल एक्टिव। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, बट कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। अगर कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव है तभी क्या है कि वो अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो एसिमेट्रिक सेंटर हो गया, और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने के साथ अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है तो आपका वही एसिमेट्रिक सेंटर, देन वही आपका एसिमेट्रिक सेंटर, देन कार्बन सेंटर became chiral center। देन कार्बन सेंटर became chiral center। तो वही आपका जो कार्बन सेंटर होता है chiral center बन जाता है अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव क्या कहते हैं
कंपाउंड है, अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अब आप कैसे पहचानोगे भाई ऑप्टिकल एक्टिव है? अगर देखो ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ध्यान देना, अभी आपको पढ़ाऊंगा, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऑप्टिकल एक्टिव, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, देयर हैज नो सिमेट्री, देयर हैज नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, उस वाले कंपाउंड के पास कोई भी सिमेट्री नहीं रहेगी, मतलब उस कंपाउंड के पास कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। तो आपको पता, अब आप पूछोगे सर हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई सिमेट्री है या नहीं है? तो अब फिर आप बात यही आती है कि कितनी टाइप की सिमेट्री होती है। तो जस्ट मैं आपको बस बता रहा हूँ, इफ कंपाउंड है एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, इफ, जब भी बता रहा हूँ, इफ कंपाउंड हैव एनी टाइप ऑफ symmetry, any type of symmetry, then those type of compound are inactive, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो अब बस इतना बात अभी आपको ध्यान में रखना है कि इफ कंपाउंड है एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, इफ कंपाउंड है एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, तो दोज टाइप ऑफ कंपाउंड आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव आ गया और 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है, वो एसिमेट्रिक सेंटर है। 4 डिफरेंट ग्रुप एसिमेट्रिक सेंटर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 डिफरेंट ग्रुप एसिमेट्रिक सेंटर। और एसिमेट्रिक सेंटर आपका कायरल सेंटर कब बनेगा, जब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो अब देखो बस ये है, अभी बस जस्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर बता के फिर मैं इस पे मूव करता हूँ कि भाई सिमेट्री आपको कैसे डिफाइन करना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक ऐसे बना दूं, अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे बना दूं, इधर लिख दूं OH, इधर लिख दूं H, इधर लिख दूं CH3, इधर लिख दूं CH3, इधर लिख दूं OH, इधर लिख दूं H, तो ठीक है ऐसे हो गया। और मान लो एक कंपाउंड ऐसे बना दिया ऐसे, तो आपको अभी पहचानना पड़ेगा, अभी आप जस्ट कुछ देर रुको, आप खुद ही पहचान जाओगे। आयोडीन हो गया। और मान लो मैं एक ऐसे बना दिया क्लोरीन और H बना दिया, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ H हो गया। तो ये तीन कंपाउंड में क्या होता है कि इन्हीं 3 कंपाउंड को हम क्या कहते हैं स्टीरियो आइसोमर में पढ़ते हैं। तो बस ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी तो मैंने ज़्यादा आगे कुछ बताया ही नहीं, क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता है। तो ये चीज़ें ये आ गई। तो अब ये कट कर दे रहा हूँ, देखो देखो। तो अब क्या हो, अब तीसरा आता है, अभी सिमेट्री बताया नहीं हूँ, अब तीसरा आता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, इफ कंपाउंड हैव not sp3, if compound have not sp3, if carbon have not sp3 hybridization, but 3D arrangement different, the 3D arrangement is different, 3D arrangement is different in a center, 3D arrangement is different in a center, within a center, ऐसे लिख लो, within a center, within यानी over a center, तो that type of center is called, that type of center
इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर। लिख लेना सब बात है, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो अगर किसी कार्बन के पास क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री तभी भी उसकी 3D अरेंजमेंट चेंज हो रही है, मतलब आप बॉन्ड तोड़ नहीं रहे हो। मैं स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूँ, मतलब किसी सेंटर के राउंड आप बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो, लेकिन उसी सेंटर के राउंड आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज कर रहे हो। तो देखो जैसे क्या है कि ये है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऐसे लिख दूँ, स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब क्या है कि ये एक आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। तो आपको बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आप क्या करो, ये आपका सेंटर हो गया। तो अगर आप देखो मैं बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा हूं, पर मैं 3D अरेंजमेंट, एक Cl यहां लगा दिया, बॉन्ड नहीं ब्रेक किया, ये मेरा सेंटर है, मैं सेंटर के राउंड तो इसको यहां से यहां कर ही सकता हूं ना, तोड़ के यहां नहीं ला रहा हूं, मैं तोड़ के इसको यहां नहीं ला रहा हूं, अपना इधर उधर तो अरेंजमेंट कर ही सकता हूं ना। तो ये एक सेंटर हो गया। तो मतलब सेंटर क्या होता है, कोई सेंटर के अलोंग आप इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो। तो सेंटर के अलोंग क्या हुआ, तो जस्ट मैं इसको ऐसे लिखा, तो ऐसे लिखा, तो देखो अब एक तरीके से 3D अरेंजमेंट अलग हो गया। तो इसी क्या हुआ, ऐसे ही सेंटर को क्या बोला जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऐसे ही सेंटर को क्या बोला जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो क्या हुआ कि मैंने कहा बॉन्ड नहीं ब्रेक किया, अगर बॉन्ड ब्रेक करता तो फिर मेरा अलग टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाता है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा हूं, जस्ट एक सेंटर के थ्रू अगर मैं 3D अरेंजमेंट डिफरेंट कर रहा हूं, तो वो मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाता है। और फिर अब आपके पास यहां आता है कि इसमें से आप कैसे पहचाने कौन सा कायरल है, कौन सा एसिमेट्रिक है। तो आप देखो कार्बन, देखो यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ F है, यहाँ आयोडीन है। तो आपको पता है कि इतना थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा कि 4 ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा एसिमेट्रिक सेंटर हुआ कि नहीं, एसिमेट्रिक सेंटर हुआ, ये मेरा एसिमेट्रिक सेंटर हुआ। अब बाद में डिफाइन करेंगे कि भाई कायरल है कि नहीं कायरल है, पहले तो एसिमेट्रिक सेंटर देखो। अब जैसे ये कार्बन है, यहाँ देखो कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है। तो ये कार्बन है, कार्बन से आप देखो इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर कार्बन लगा हुआ है, कार्बन साथ ये सब लगा हुआ है। इसका मतलब AS लिख दूं, ऐसे एसिमेट्रिक सेंटर लिख दूं, AS मतलब एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। और ये भी देखो 4 डिफरेंट ग्रुप है, नहीं ग्रुप है, तो ये भी मतलब एसिमेट्रिक सेंटर हुआ कि नहीं हुआ। अब कैसे आप डिफाइन करोगे कायरल है या नहीं है, तो अब यही मेन हमारे लिए आता है कि कायरल है या नहीं है। तो अब ये मेरे को डिफाइन करना है कि कायरल है या नहीं है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, कभी ये एसिमेट्रिक सेंटर, ये भी एसिमेट्रिक सेंटर, ये भी एसिमेट्रिक सेंटर, तो मतलब क्या हुआ कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो अब देखो, अब वही बात हो गई कि अब क्या था कि भाई अगर एसिमेट्रिक सेंटर है तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो एसिमेट्रिक सेंटर। तो ऐसे लिख सकते हो कि ऑल कायरल सेंटर आर एसिमेट्रिक सेंटर, बट not all asymmetric center are chiral center। मतलब क्या है कि 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए तो वो एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। अब फिर 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए तो वो ऐसा फिक्स नहीं है कि वो कायरल ही हो गया। तो अगर कायरल है तो ऑब्वियसली बात है 4 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कोई कायरल है। तो अब देखो, अब कायरल कैसे पता करते हैं कि अगर कोई सिमेट्री नहीं है तो भाई कायरल है, अगर कोई सिमेट्री आ गई तो भाई कायरल नहीं होता है। तो चलो देखते हैं कैसा होता है। अब एसिमेट्री को कायरल में चल रहा है तो स्टीरियोजेनिक सेंटर वो हो गया, तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर sp2 के अराउंड क्या हुआ, ये एसिमेट्रिक सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। तो अब क्या होता है कि एक चीज़, हाँ ठीक है, अब देखो सिमेट्री कितने तरीके की होती है। एक होती है सिमेट्री, आप सिमेट्री कितनी तरीके की होती है। तो जैसे सिमेट्री क्या है, किस चीज़ की ब्यूटी है। जैसे मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे बॉडी में सिमेट्री है कि नहीं है, अगर मैं ऐसे कोई रेस पास कर रहा हूँ तो सिमेट्री है कि नहीं है, मतलब आप सिमेट्री मतलब क्या एक तरीके से ब्यूटी होती है
ब्यूटी की मतलब आपको क्या होता है कि भाई अगर टेढ़े मेढ़े लोग दिखाऊं अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। जो खूब फिट होगा, मतलब चारों तरफ सिमेट्री होगी, तो आप बोलते हो अरे आदमी अच्छा है। तो मतलब सिमेट्री इज कॉल्ड क्या? ब्यूटी। किसी चीज की सुंदरता ही अगर सिमेट्री है, ताजमहल अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सिमेट्री है। चारों तरफ से आप देखोगे आपको एक जैसा दिखेगा। तो जो चीजें आपको एक जैसी दिख रही हैं, कहीं से कट करने पे, कहीं से बराबर डिस्टेंस पे जाने पे, तो वो आपको सिमेट्री दे रही है। भाई कार है तो आपको सामने से देखते हो अच्छी दिखती है, अगर टेढ़ा मेढ़ा बना दें तो भाई अच्छा नहीं दिखेगा। रोटी बनाते हो, रोटी गोल गोल बने तो आपको अच्छी दिखी, तो उसमें क्या एक तरीके आपको सिमेट्री दिख रही है कि भाई आधा इधर सेम है, आधा इधर सेम है। वही रोटी तिरछी मिर्ची बन जाए, भले पकी रहे, उतनी पकी रहे, लेकिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिमेट्री मतलब क्या है? ब्यूटी। तो आप मतलब डेली लाइफ में भी अपने सिमेट्री देखते हो और पहचानते हो। तो अब आपको, आप केमिस्ट हो, अगर आप कहीं भी आपको कोई चीज दिखे, मकान दिखे, देखो उसमें सिमेट्री है कि नहीं सिमेट्री है? रूम है, सिमेट्री है कि नहीं सिमेट्री है? जो चीज सिमेट्रिकल होगी 100% आपको वो अच्छी ही लगेगी। इसका मतलब सिमेट्री क्या है? सिमेट्री एक ब्यूटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है, क्योंकि बॉडी को मान लो अगर ऐसे मैं पार्ट बाय पार्ट करता हूं तो हार्ट आपका एक तरफ हो जाएगा, दूसरे तरफ हार्ट नहीं जाएगा। इसलिए बॉडी, एक क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में कि भाई बॉडी आपका सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल। लोग को देख कर यहाँ देखो ये सिमेट्री है, इधर जितना पार्ट है इतना इधर पार्ट, इतना इधर है, तो सिमेट्रिकल नहीं। क्योंकि हार्ट क्या है? हार्ट एक ही तरफ होता है, दोनों तरफ तो होता नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केस में किसी के ऐसे होते हैं वो, ठीक है, और भगवान ना करे किसी के अंदर ऐसा हो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक ही तरफ हार्ट होता है, इसलिए क्या होता है बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान दिए रहना। ठीक है, तो सिमेट्री कितने तरह की होती है? सिमेट्री को हम पहचानने के लिए 3 तरीके की सिमेट्री लेते हैं। देख लो, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है एक्सिस ऑफ, एक्सिस के थ्रू हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और चौथा एक आता है, अभी आपको नहीं पढ़ना होगा, बस जान लो, इम्प्रॉपर। ये हाई लेवल पे जाके पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसलिए मैंने शुरुआत में 3 तरीके बोला। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन लेते हो, कि अगर रोटेशन लेने और रिफ्लेक्शन लेने पे भी एक चीज़ सेम आ जाए तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अभी ये तब हमको नहीं पढ़ना, हम बेसिकली हमें 3 चीज़ पे फोकस करना है अभी। अगर ये आप इन्हीं को जान लो, जैसे क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे बोल सकते हो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन, मैं क्यों बोल रहा हूँ रिफ्लेक्शन, मैं बताऊंगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री ध्यान देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ऐसे ही रखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर को एस से डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट किया जाता है। तो भाई ये किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, ये क्या कहते हैं? सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है इसको सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी से, और प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से, सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी से, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एस से। तो ये बस एक नोटेशन है, कितना बड़ा बड़ा कौन लिखे, इसलिए मैंने ऐसा क्या कहते हैं लिख के रख दिया। ठीक है, अब एक होता है, देखो जैसे ही ये इतनी बातें पता चली, अभी मैं सिमेट्री के बारे में जा रहा हूँ भाई किस तरीके से आपको पता करने का। अगर कोई सिमेट्रिकल आ जाए, कहीं भी कोई मॉलिक्यूल किसी एंगल से सिमेट्रिकल आ जाए, तो भैया वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, भले 4 ग्रुप लगा हो, वो कभी एसिमेट्रिक सेंटर, कभी कायरल सेंटर नहीं होगा। तो मतलब एसिमेट्रिक सेंटर रह गया, लेकिन कायरल सेंटर के लिए आपको क्या मस्ट है कि आपके पास उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, और सिमेट्री नहीं होगा तो कंपाउंड वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो चलो देखते हैं भाई क्या कैसे है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी ये कंपाउंड लिखे रहने दो, ये बहुत जरूरी काम आएंगे अभी। तो क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? सबसे पहले देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे क्या है कि जैसे भी कोई भी चीज़ है, मान लो इसे कोई भी चीज़ है, मैं अगर मान लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान देना कि जैसे मान लो अगर ये ऐसा एक कंपाउंड है, ऐसा एक कंपाउंड है,
कहीं से आप प्लेन डालो तो मतलब क्या है कि अगर मान लो इसको मैं इधर से एक प्लेन डाल रहा हूँ, ऐसे एक प्लेन डाल रहा हूँ, एक प्लेन डाल रहा हूँ, तो अब प्लेन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये कट रहा है ना ऐसे, ये इधर आधा पार्ट इधर आ रहा है, आधा पार्ट इधर जा रहा है, तो मतलब आधा पार्ट ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं एक प्लेन डालूंगा तो मतलब ये वाला चीज़ें इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये वाली चीज़ें इससे, ये वाली चीज़ें इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ध्यान देना, अगर कोई चीज़ इसीलिए बोले रिफ्लेक्शन सिमेट्री, अगर कोई चीज़ इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इधर एक तरीके से मिरर इमेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो कि मिरर इमेज, मिरर इमेज है। इसमें क्या है, कंप्लीटली मिरर इमेज, मिरर इमेज आ जाए कहीं, मिरर इमेज आ जाए। मतलब क्या है कि आप एक शीशा, जैसे आप शीशे के सामने देखते हो, शीशे के सामने देखते हो, वो अलग डिफरेंट केस है। शीशे के सामने देखते हो भाई, आपको क्या है कि रिफ्लेक्शन आता कि नहीं आता है, वो अलग केस है। जैसे आपके जैसे ये है, जैसे ये पेन है, तो अगर मैं इसको कंप्लीटली ऐसे काट दूं तो ऑब्वियस सी बात है, काट दूंगा आधा पार्ट इधर जाएगा, आधा पार्ट इधर जाएगा, तो क्या है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिक्स होकर आएगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, वो भी दो, इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दो तरीके की होती है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी जो होती है, वो भी आपकी क्या होती है, दो तरीके की होती है। लेकिन क्या है कि हमें ज़्यादा उतना अंदर डेप्थ में नहीं जाना है, डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक होता है वर्टिकल प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या है, देखो अगर डेप्थ में चलो थोड़ा सा आप जान लो ज़्यादा, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे डिफाइन करोगे आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है आपका वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कौन सा वर्टिकल प्लेन है? क्योंकि क्या है कि अगर आप बोलो कि सर ऐसा है कि ये आप इसको बोलो कि सर आप ऐसे काट रहे हो इसको, तो वर्टिकल, मैं बोल दूं ले भाई मैं इसको ऐसे बोल दूं तो बोलोगे सर अरे सर अभी तो आप इसको ऐसे काट रहे थे तो वर्टिकल हो गया, अभी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कर दूं तो भाई ये लो मैं ऐसे कर दिया तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल कट रहा है। ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं। तो अभी क्या है, जस्ट आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आप जान जाओगे, फिर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालने में आपको आसानी होगी। जस्ट मैंने इसीलिए क्लासिफिकेशन बता दिया किस तरीके से क्लासिफाइड किए जाते हैं ये जस्ट क्लासिफिकेशन। तब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब आप जान लोगे तो ये दोनों प्लेन भी जान लोगे, तो वहीं जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंप्लीट होगी तो वहीं मैं आपको बता दूंगा कैसे आप डिफाइन करोगे वर्टिकल प्लेन होता है, कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई मॉलिक्यूल, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मान लो अभी आपको आगे आ रहा है, जस्ट ये थोड़ा सा वेट करो कि भाई किस तरीके से सिमेट्री आती है, किस तरीके से सिमेट्री नहीं आती है, क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता है, बस थोड़ा सा वेट करो। देखो ये होता है, ठीक। तो इतनी बातें पता चली कि भाई क्या कैसे होता है। तो अब इतना जान लो कि अगर मान लो एक प्लेन मैं ऐसे पास करूँ और एक प्लेन ऐसे पास करूँ और एक मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मतलब ये वाला जो यहाँ है वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो और ये सॉरी इधर आप एच लगा दो, इधर आप ओ एच लगा दो, इधर आप ओ एच लगा दो, ठीक है। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अभी क्वेश्चन सही था, वो जस्ट डिफरेंट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इससे, तो बेसिकली क्या है कि 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। लेकिन इस कंपाउंड में क्या हो गया, इस कंपाउंड में क्या हो गया, इस कंपाउंड में आप सिमेट्री आ गई। तो ये कायरल सेंटर, नॉट कायरल सेंटर। तो लोग जनरली क्या होते हैं, बोलते हैं कि भाई 4 डिफरेंट ग्रुप आते हैं कायरल सेंटर, अरे गलत है, नॉट ए कायरल सेंटर। लेकिन यहाँ क्या है, कोई सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल ऐसे होता है भाई, टेट्राहेड्रल बहुत जरूरी है, ध्यान देना। टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे। अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एंगल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एंगल इन टेट्राहेड्रल या एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल है तो AB4 टाइप का ऑफ मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे कि सर 4 एंगल है, गलत। अगर मैं बोलूँ PCl5 में कितने टोटल नंबर ऑफ एंगल हैं, तो आप बोलोगे सर 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं,
P10 बोल दूं, AB10 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बोल दूं, तो आप कैसे निकालोगे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल? एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, या अभी कभी भी आ सकता है, कभी कहीं आप किसी ISC बेंगलोर या किसी इंटरव्यू में जाओगे तो वो पूछ भी सकते हैं कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल, हाउ मेनी टोटल एंगल इन CH4, तब तो आप बता दोगे अरे सर यहाँ तो क्या कहते हैं ऐसे था, तो हम ऐसे मान के चले थे, तो गड़बड़ कर दोगे। तो देखो आप देखो हाउ मेनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन द टोटल नंबर ऑफ एंगल, तो क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ एंगल नहीं पता होगा ना तो आप सिमेट्री निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया आपको टोटल नंबर ऑफ एंगल, तो एक देखना टोटल नंबर ऑफ एंगल का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एंगल। अगर मान लो कोई भी मेरा ABN टाइप मॉलिक्यूल है, N टाइप मॉलिक्यूल है, तो A क्या है आपका, ABN टाइप का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ A क्या है, A क्या होगा आपका, A क्या होगा सेंट्रल एटम, सेंट्रल जो बीच में होगा सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा, AB सेंट्रल एटम होगा, अगर A होगा मतलब वही आपका स्टीरियो सेंटर होगा। समझ में आया कि अगर कोई ABN टाइप का मॉलिक्यूल है और A आपका सेंट्रल एटम है तो मतलब A क्या है आपका वही स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। और N क्या है नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ A क्या है आपका, A क्या है नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम। अब नंबर ऑफ साइड एटम आ गया, तो आपको पता है कि दो कोऑर्डिनेट को मिला के कोई एंगल θ1 तक नहीं बनता है, मतलब मिनिमम दो कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर ऐसे बोलूं कि ये लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल, मतलब इस लाइन का एंगल क्या है, तब बोलोगे सर किसके रिस्पेक्ट में, भाई अगर मैं गोरा हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में गोरा हूँ, तो मेरे सामने कोई वेस्ट इंडीज वाला ला के खड़ा करो तो मैं उसके लिए गोरा हूँ। अभी आप मेरे सामने किसी अमेरिकन को लाके खड़ा करो तो उसके रिस्पेक्ट में काला हूं, तो आप क्या है कि किसी न किसी की रिस्पेक्ट में चेक करते हो, तो मतलब आप थीटा क्या करते हो, इसको एक रिस्पेक्ट मानते हो, एक रिस्पेक्टिव लाइन मानते हो, फिर यहाँ चेक करते हो भाई ये वाली लाइन है तो यहाँ θ1 है तो इसके रिस्पेक्ट में ये θ2 है। तो हर चीज़ को किसी चीज़ को आप कंपेयर करते हो तो हमेशा क्या होता है आप रेफरेंस लेके कंपेयर करते हो, क्योंकि आप देखो कोई भी मोबाइल करते हो, फ्लिपकार्ट पर कुछ चीज़ करते हो तो कंपेरेबल कभी एक चीज़ में नहीं होती है, हमेशा कंपेयर करने के लिए आपको मिनिमम क्या 2 चीजें होनी चाहिए, 2 या उससे 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि इसलिए एंगल आपका हमेशा क्या होता है, आपको पूछूं HCl में एंगल क्या है, HCl में बॉन्ड एंगल क्या है, HCl में बॉन्ड एंगल आप नहीं डिफाइन कर सकते। किसके रिस्पेक्ट में पूछूं, अगर मैं आपको अभी HCl ऐसे लिख के दे दूं तब तो बोलोगे सर ये 60 आ गया, अरे रेफरेंस लिए ना आपने अर्थ का, अभी बोलोगे 180, अरे मैं बोलूँ ये देखो ये मैं बोलूँ सर HCl में ऐसे रख दिया तो क्या रखोगे, नॉट डिफाइन है। लेकिन क्या है क्या 12th लेवल तक पढ़ा दिया जाता है, उसमें जो 180 दिया जाता है वो ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में 180 लिखा होता है। तो ये बातें वो लिखने को मिस्टेक करते हैं कि भाई HCl में जो आपका एंगल है वो ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में ओवरलैपिंग सेंटर आता है। जैसे आपका HCl आ गया, एंगल सीख लो, एंगल ऐसे HCl आया तो ये बना, तो ये यहाँ ओवरलैपिंग हुआ, अब इसके अराउंड 180 होता है। तो मतलब आपने क्या हुआ, एक आपने इसको बॉन्ड माना, एक इधर बॉन्ड माना, इसको रेफरेंस माना, इसके रेफरेंस में ले आए। तो इसलिए क्या होता है कि लेकिन जो हमेशा आप एंगल निकालते हैं, जैसे कोई भी एंगल निकालते हो आप ऐसे एंगल CH4 है, ये CH4 है, ये CH4 है, आप इसको और इसको लेते हो या कि यहाँ नहीं चेक करते हो, यहाँ नहीं चेक करते हो कि भाई ये है ये कैसा होगा। तो आप हमेशा 2 बॉन्ड लेते हो, HCl में एक ही बॉन्ड होता है, इसलिए क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, बस बुक में लिख दिया गया अगर 180 तो क्या है, अगर आपसे कोई पूछे 180 है तो बोलो कि वो बस ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में ओवर 180 है, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ साइड एटम है तो इसका फार्मूला होता है NC2। तो आपको पता है NC2 को फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इनटू n-2 फैक्टोरियल। तो आपको पता है कि n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 इंटू n-2 और ऐसे करते करते 1 तक ले जाओ। तो मतलब अगर कहीं 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 4 लिखो उसमें से 1 कम करो n-1 3, फिर उसमें से 1 कम करो, मतलब कम करते करते आप 1 तक ले जाओ। तो इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एंगल निकाल को देगा। तो अब देखो अब ये फार्मूला आ गया तो ये पता चलेगा, ऊपर वाली चीज़ें पता चली। तो मतलब क्या है कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, किसी ऐसे स्टीरियोजेनिक मतलब किसी एक ऐसे कार्बन सेंटर के राउंड मैं एटम का अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेंट्रल हो गया, तब एटम को मैं तोड़ तो रहा नहीं, जस्ट मैं
घुमा दे रहा हूँ, ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब इधर से इधर चेंज कर दे रहा हूँ, एक सेंटर के राउंड। मतलब ऐसे क्या है कि दो चीज़ है, एक सेंटर, ये एक सेंटर पे है, जैसे मान लो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं, एक सेंटर लगे हुए हैं, इनके राउंड तो मैं इनको घुमा ही सकता हूँ ना, ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। तो वही सेम काम यहाँ को है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोला गया। और इधर क्या है, ये कायरल सेंटर नहीं है। और ध्यान देना, कायरल सेंटर को जब होता है, इसीलिए अभी आपको बताऊंगा, जस्ट ये ध्यान लो कि मीजो कंपाउंड है। अभी आपको मैं बताऊंगा भाई मीजो क्या होता है। तो कायरल सेंटर, ये एसिमेट्रिक सेंटर है एज वेल एज कायरल सेंटर है, एज वेल एज कायरल सेंटर भी है, एज वेल एज कायरल सेंटर है। और क्या है कि कायरल सेंटर भी है, तो एसिमेट्रिक सेंटर भी है, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर को ध्यान देना, एस्ट्रिक से, ऐसे स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि भाई जब स्टार लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो कायरल सेंटर है, उसमें कोई मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये बातें आ गई। तो टोटल नंबर आप एंगल काउंट करना है CH4 में। तो ये ऊपर वाली चीज़ें, मतलब ये एसिमेट्रिक सेंटर है एज वेल एज कायरल सेंटर है। ये क्या है, ये आपका केवल ओनली एसिमेट्रिक सेंटर है, कायरल सेंटर है, वो आपका क्या है, वो आपका एसिमेट्रिक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो इतनी बातें पता चली। ये बेसिक, आज बेसिक इतना अच्छे तरीके से कर जाओ कि पता चले कि हाँ क्या पढ़ रहे हो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये नहीं कि RS निकाल के बस भागते चले जा रहे हो, कभी आपसे कोई मीनिंग पूछ ले, आगे आप जब पढ़ने जाओगे तो पता चला कि पढ़ तो लिए, पेपर तो करेक्ट कर लिए किसी तरीके से, पेपर पे आ गया घुमा के क्वेश्चन, फिर तो बोलोगे भाई मास्टर ने बताया ही नहीं था। फिर इसलिए क्या, इसलिए हमेशा डेप्थ में पढ़ के जाओ कि आज एक बार पढ़ लो, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े बार बार स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो टोटल नंबर आप एंगल के निकालना है। अब देखो CH4 में n कितना है, CH4 में n कितना है, n आपका क्या है, n इक्वल टू 4 है कि नहीं, 4 है, तो 4C2 आएगा नहीं आएगा, 4C2 मतलब क्या, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2। तो ये हुआ। अब 4 फैक्टोरियल कैसे लिखना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। तो अब इसको काटो 2, अब ये कट गया 2 से, तो मतलब 4 से। अब टोटल एंगल कितना है, 6। तो बोलोगे सर अब हमने तो केवल 4 ही देखा है और आपने 6 निकाल दिया। तो निकाल के दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं भाई 6 कैसे होता है एंगल। तो देखो देखो, ये कार्बन है और ये है HA और ये मान लो हाइड्रोजन है HB। ठीक है, HB है और मान लो इधर ये है HC, जस्ट लिख रहा हूँ भाई, नंबरिंग कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। ठीक है, HD, ये मेरा Hg है क्योंकि HD है, आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है ये। तो अब देखो एंगल निकालना है, तो एंगल निकालो। सबसे पहले एंगल किसके किसके बीच में आएगा, HA और C और HB के बीच में आएगा नहीं एक एंगल। ये पहला एंगल होगा नहीं होगा, ये पहला एंगल होगा, पहला एंगल होगा, तो ये मतलब पहला एंगल हो गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये पहला एंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया, पहला एंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये पहला एंगल हुआ, ये पहला हुआ। ऐसे H आपके को क्या है, 109 के चारों होते हैं, क्योंकि इसके बीच में 109, इसके बीच में 109, इसके बीच में भी 109, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 होता है। तो अगर sp3 होता है, मैं नेक्स्ट टाइम मॉडल लेके आऊँगा, मॉडल से समझा दूंगा आपको, अभी इससे तो बताना थोड़ा टफ और डिफ़िकल्ट होता है। ये देखो, ये ऐसे, ये आप भावनाओं को समझना थोड़ा सा, ऐसे होता है कि मतलब चारों के बीच में क्या है कि ऐसे देखो, इधर आपको एक नहीं दिख रहा होगा, ये देखो, ये आए कि नहीं आए, ये आए कि नहीं आए, मतलब इनमें क्या है कि इनके बीच भी 109, इनके बीच में 109, इधर के 109 और इधर से इधर 109, इधर से इधर 109। तो ऐसे टोटल एंगल आपको काउंट करने हैं, कितने आपको आने हैं। तो देखो HA कार्बन और C के बीच में एक एंगल, ऐसे ही आपको HA और कार्बन HC के बीच में एक एंगल आया नहीं आया, एक एंगल। ऐसे HA और कार्बन और HD के बीच में क्या आया, HD के बीच में एक एंगल आया नहीं आया। तो ये 3 एंगल हुए। और फिर वैसे देखो और कैसे, HC और HD के बीच में, मतलब HC कार्बन HD के बीच में एक एंगल आया कि नहीं आया। तो मतलब ये सारे एंगल है कि नहीं एंगल है, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एंगल आ गया। फिर ऐसे HC कार्बन HB के, HC कार्बन HB के साथ एक कार्बन एक आया कि नहीं आया, एक बॉन्ड एंगल आया। ऐसे बचा हुआ क्या है, HD कार्बन HB,
एंगल बिटवीन एच डी कार्बन एच बी, आप देख लो सभी डिफरेंट होंगे। तो देखो टोटल आप काउंट करोगे 6 आया कि नहीं, 6 आया। तो अब क्या हुआ कि टोटल एंगल कितना आया कार्बन के बीच में, तो मतलब इक्वल टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ये आपके 6 आए। तो 6 इक्वल टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं। ऐसे आप PCl 5 में निकालोगे तो वहाँ भी एंगल आएगा 10 आपका। तो कैसे 10 होता है वो आप डिफाइन करना, कैसे होता है। मतलब जैसे मान लो PCl 5 आ गया, तो 5C2 आएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, ये 2। तो टोटल एंगल कितना आया, 10 आया। तो निकालना देखना कि टोटल एंगल 10 ही आएगा हमेशा। तो क्या हुआ कि ये टेट्राहेड्रल, क्योंकि हर चीज़ कार्बन के रिस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें पता भी होना चाहिए भाई कार्बन के रिस्पेक्ट में आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक हो, तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें आई। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और मैं बता रहा था कि आपको क्या सिमेट्री। तो अब देखो, तो मैं आपको बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो उस तरीके से आपको क्या होता है, डिफाइन करना होता है। अगर आपको पता रहता है ना कि कैसे क्या अरेंजमेंट हो रही है। तो देखो, अब देखो सबसे बात क्या होती है कि आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन रोका हुआ हो। तो भाई जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, आप जैसे आप ताजमहल देखते हो, मान लो ये ताजमहल का गुम्बद हो गया, ताजमहल का गुम्बद हो गया, और ऐसे आप ऐसे इधर हो गए और ये हो गया। देखो ड्राइंग तो सही नहीं बनेगी थोड़ा सा, लेकिन बस भावनाओं को समझना। ठीक है, ये हो गया। तो अब इधर क्या है कि इधर आपके पास एक पिलर होता है ये, और एक पिलर ये उतने डिस्टेंस पे इधर पिलर है। तो इधर बैक साइड में भी पिलर है। तो आप जब देखो इसको 20 से ऐसे काटते हो, तो इधर देखो सेम पार्ट इधर आ गया और सेम पार्ट इधर आ गया। तो मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है तो बाद में देखेंगे कैसा है। बस इतना जान लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर काटने पे रिफ्लेक्ट कर गया, काटने पे क्या किया गया, रिफ्लेक्ट कर गया, तो हमें पता, तो हमें कैसा होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आएगा। तो ऐसे अभी आगे देखेंगे, टेंशन ना लो, अभी आगे बहुत सारी सिमेट्री पढ़ेंगी। बस एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था अभी मैं सेंटर्स को लेके। और एक होता है आपका क्या, एक होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेकंड नंबर क्या आया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है, अगर कोई मान लो कंपाउंड है X, तो अगर आप 10 किलोमीटर इधर भी जा रहे हो, तो आप 10 किलोमीटर इधर भी जाओ तो आपको वही सेम, अगर मान लो यही आदमी आपको 10 किलोमीटर पे यहाँ मिल रहा है, तो आप 10 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो इधर साइड में, और 10 किलोमीटर जस्ट उसी का अपोजिट जाओ इधर, तो अगर यही सेम आदमी मिल जाए, बेसिकली क्या है कि अगर आप 10 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो और 10 किलोमीटर नीचे जा रहे हो तो मॉलिक्यूल सेम मिल जाए। मतलब अगर आप इधर x डिस्टेंस जा रहे हो तो वही सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिल जाए, और ऐसे ही सेम सिमेट्री आ गया। वैसे मान लो इधर जा रहे हो तो इधर चले आओ, तो मतलब क्या हुआ, कुछ क्या बोलते हैं, सेंटर से क्या है, सिमेट्रिकल है। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर होता है, जैसे ये एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर मान लो यहाँ एक एटम रखा हुआ है ए, यहाँ एक एटम रखा हुआ है ए, यहाँ एक एटम रखा हुआ है ए, यहाँ एक एटम रखा हुआ है, यहाँ एक एटम रखा हुआ है बी, और यहाँ एक एटम रखा हुआ है बी, और यहाँ एक एटम रखा हुआ ए। तो आप इसमें देखो, आप इसको ऐसे काटोगे, अगर इसको ऐसे काट रहे हो चाकू से, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये है, ये इसको मैंने काट दिया, ऐसे काट दिया। जब मैं इसको काट दिया तो क्या हुआ, ये इसको रिफ्लेक्ट किया नहीं किया, ये इसको रिफ्लेक्ट किया नहीं किया। लेकिन देखो इसी में ही क्या है, इसी में मैं एक सेंटर है, सेंटर से मैं इतना दूर चला तो मेरे पास क्या हुआ, वही सेम बी आया। सेंटर से इतना दूर आया तो बी आया, सेंटर से इतना आया तो ए आया, सेंटर से इतना गया तो ए आया। इसका मतलब क्या है, इसमें सेंटर ऑफ और सिमेट्री। जब कहीं एक सिमेट्री दिख जाए तो मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ज़्यादा चेक ही नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक प्लेन ऐसे डाल दूँ, एक प्लेन ऐसे डाल दूँ कि बताओ ये ए रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, आप बताओ। तो ये ए इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ए इससे रिफ्लेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, इस एंगल पर डाल रहा हूँ, ए इससे रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, ऐसे डाल रहा हूँ, तो ये इससे रिफ्लेक्ट हो गया, और ये चीज़ें ये बॉन्ड इससे, ये बॉन्ड इससे। अगर इसके थ्रू डाल रहे हो
तब तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो ऐसे क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे कुछ नहीं कि भाई किसी एक ही एंगल पे चेक किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी की, आपको बस सिमेट्री दिख जाए कहीं से, ताजमहल को किसी तरीके से घूम जाओ, कहीं से घूमो, कहीं से आपको सिमेट्री दिख जाए, किसी एंगल से सिमेट्री, कहीं से खड़े होकर आपको सिमेट्री दिख जाए, भैया सिमेट्रिकल है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर 4 ग्रुप भी सेम आ जाए और सिमेट्री आ जाए उस मॉलिक्यूल में, तो भैया वो एसिमेट्रिक सेंटर होगा, कभी कायरल सेंटर नहीं होगा। तो जस्ट इसीलिए सिमेट्री ये होता है, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे क्या एक मॉलिक्यूल देख के लेके चेक कर भी लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक किया जाता है। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक ऐसा ये हो, ध्यान देना, जैसे मान लो मेरे पास ये हो और यहाँ क्या हो कि ऐसे एक CH3 लगा हो, इधर एक हाइड्रोजन लगा हो, फिर यहीं क्या हो CH3 लगा हो, यहीं एक हाइड्रोजन लगा हो, और यहाँ क्या हो एक मेरे पास फ्लोरीन लगा हो, इधर क्या हो ब्रोमीन लगा हो, इधर मेरे पास फ्लोरीन लगा हो, यहाँ मेरे पास ब्रोमीन, तो यहाँ मेरे पास ब्रोमीन। तो देखो यहाँ से देखो जैसे ही मैं इतना ऊपर गया वैसे ही इतना मैं नीचे गया, क्योंकि ये अब ऊपर है ये नीचे है, नीचे गया तो मतलब क्या हुआ कि मुझे यही सेम एटम मिल गया, इतना मैं नीचे गया इतना मैं ऊपर गया तो यही सेम मिल गया। वैसे इधर चलो इधर कि भाई अब तो सिमेट्री आ गया, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे इसको चेक करो या ना चेक करो, तुम्हारी मर्जी है। एक जगह कहीं आगे सिमेट्री तो सिमेट्रिकल है, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। तो आप देखो जैसे यहाँ से ऊपर आए ये फ्लोरीन मिला, इधर से नीचे गए उतना फ्लोरीन मिला, इधर से इतना ऊपर आए ब्रोमीन मिला, इधर से इतना नीचे गए ब्रोमीन मिला, मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। भले ही आप देखो आपको क्या था कि आपको लग रहा था कि ये CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, मतलब इधर फ्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर क्या है, इधर CH3 है, इधर क्या है हाइड्रोजन है, इधर क्या है ब्रोमीन है, इधर फ्लोरीन है। भले देखो इधर देखो आप चेक करो, इधर ब्रोमीन लगा हुआ, इधर फ्लोरीन, इधर ब्रोमीन, इधर फ्लोरीन, इधर ब्रोमीन, इधर फ्लोरीन, यहाँ से यहाँ आए तो कार्बन, यहाँ से यहाँ आए कार्बन, फिर यहाँ से यहाँ आए ये, और यहाँ से यहाँ आए ये। तो अब आप देखोगे कभी आप चेक करना कि देखो इधर से आए इधर कार्बन, यहाँ गए वो आपका CH3, यहाँ से ये आए CH3, यहाँ से मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ डिफरेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ आए फ्लोरीन मिला, आप इधर से इधर आ रहे हो तो यहाँ पहुँच गए, अब मैं भी यहाँ पहुँच गया, फिर आप यहाँ पहुँचे और मैं भी यहाँ पहुँच गया, फिर चेक करना भाई फ्लोरीन, अच्छा तुम्हारे पास फ्लोरीन, मेरे पास फ्लोरीन, इधर तुम भी नीचे चलो मैं भी नीचे ब्रोमीन। तो मतलब ये कभी एसिमेट्रिक सेंटर ही नहीं हो सकता भाई, ये कभी एसिमेट्रिक सेंटर, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि क्या है कि 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं इस वाले पे। तो ना तो ये कायरल है और ना तो ये एसिमेट्रिक है, ध्यान दे रहे ना, एसिमेट्रिक है, ना तो कायरल है और ना तो एसिमेट्रिक। क्योंकि एसिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, और 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी क्या है सब जगह सेम है, इधर से इधर भी है सेम, इधर से इधर कार्बन, इधर से इधर कार्बन, भाई इधर से CH3, यहाँ CH3, तो मतलब भाई क्या हुआ, मतलब एक तरीके से क्या है कि ये सेम है। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें कनेक्टिविटी, इसमें आप एसिमेट्रिक सेंटर नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये ना तो कायरल है और ना तो एसिमेट्रिक है, तो कभी लिखना मत ये कायरल और एसिमेट्रिक हो गया। तो इसलिए क्या है हमेशा आपकी कनेक्टिविटी चेक करी जाती है। तो अब बताऊंगा अभी कि कैसे चेक करना है आपको, बस ये है। और ये आपका आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री खत्म हुआ। अब आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखो C से रिप्रेजेंट करते हैं, CN होता है एक, CN मतलब क्या होता है, ध्यान देना, CN मतलब क्या होता है कि CN मतलब क्या होता है कि CN अगर कहीं है, CN मतलब क्या होता है, N इक्वल टू होता है 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोटेशन विद इन थीटा एंगल।
अगर कोई विद इन थीटा एंगल, नंबर ऑफ रोटेशन विद इन थीटा एंगल के साथ, अगर मान लो कोई चीज़ है, कोई मॉलिक्यूल है, अगर मान लो मैं इसको 180 रोटेट कर रहा हूँ, तो मतलब विद इन थीटा मैं 180 रोटेट कर रहा हूँ और मॉलिक्यूल सेम आ जा रहा है। अगर मैं थीटा रोटेट करने पे मॉलिक्यूल से, अगर मान लो 180 रोटेट कर रहा हूँ और मॉलिक्यूल सेम आ गया, तो मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर n की वैल्यू हो जाएगी 360 और 180 रोटेट करने पे मॉलिक्यूल सेम आ रहा है, सिमेट्री आ रही है, तो मतलब क्या होगा, उसमें कौन सी सिमेट्री होगी, उसमें C2 सिमेट्री होगी। ये ध्यान देना, ये भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में कि C2 किस में है, किस में नहीं होगी, तो ये बातें ध्यान दे देना। देखो C3 है, C4 है, C5 है, जैसे कोई भी सिमेट्री आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है, तो ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास CH3 है और ये मेरे पास क्या है, CH3 है और ये मेरे पास H है और ये मेरे पास H है। तो ध्यान देना कि जैसे क्या है कि अब इसमें क्या है, कितने तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं सिमेट्री है, पहले ये बताओ, ये sp2 होगा नहीं होगा, ये sp2 होगा नहीं होगा, sp2 होगा, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ऑब्वियस सी बात है, sp2 होगा, तो क्या होगा, sp2 होगा, तो मतलब प्लेनर होगा। तो एक प्लेन अगर ऐसे डालूंगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे प्लेनर है, तो मतलब मॉलिक्यूल वैसे ही ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो मतलब एसिमेट्री को कार्य सेंटर का बात ही खत्म हो गया। लेकिन अब इसमें आपको सेंटर, अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे करूँ और एक ये एक्सिस डाल दिया ऐसे और एक एक्सिस, और इसको ऐसे रोटेट कर दूं। कैसे रोटेट कर दिया, अगर इसको ऐसे रोटेट कर दूं 180, तो 180 जब इसको रोटेट करें तो कैसे आ रहा है, तो जब इसको 180 रोटेट करने पे, 180 रोटेट करने पे कैसे आ रहा है बताओ, 180 रोटेट करने पे अगर ये एक्सिस है और 180 रोटेट कर दिया, तो 180 जब आप रोटेट करते हो तो आप देखो, हमेशा ध्यान देना, आप 180 जब रोटेट करते हो तो हमेशा ऑन द प्लेन रोटेट करना। कैसे रोटेट करना, इसको हमेशा ऑन द प्लेन। रोटेशन कैसे होती है, रोटेशन, क्योंकि आप रोटी जब घुमाते हो, रोटेशन हमेशा ध्यान देना, रोटेशन ऑन द प्लेन करना, हमेशा ऑन द प्लेन। जैसे ही आप प्लेन पलट कर दोगे, अगर आप इसको पकड़े और पलट कर दिए, मतलब इसको ऐसे करे, उठा के इधर कर दिए, तब तो ये उठा के इधर चलाएगा, इधर उधर गलत। आपको रोटेशन कैसे करना है, ऐसे पकड़ना है, मतलब मैं कहीं यहाँ से, देखो आप, मैं एंगल कहाँ से ये डाल रहा हूँ, ये मैं यहाँ से डाल रहा हूँ एक्सिस, ऐसे ऊपर से एक्सिस डाल रहा हूँ और ऐसे घुमा के इधर ले जा रहा हूँ, और ये घूम के इधर जा रहा है, तो घूम के इधर जा रहा है। तो अगर मैं इसको A लिख दूँ और इसको B लिख दूँ, ध्यान देना, जो रोटेशन करते हैं ना एक्सिस के थ्रू, वो हमेशा ऑन द प्लेन रोटेशन करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन मत करना। बता रहा हूँ, आप अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, तो आउट ऑफ द प्लेन भैया कभी भी रोटेशन मत करना, अदरवाइज सारी केमिस्ट्री गलत करके चले आओगे वहीं, ठीक है। तो ऑन द प्लेन हमेशा रोटेशन करते हैं, ठीक है। इसमें तो ऑन द प्लेन जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, तो ये बताओ, ये CH3 यहाँ गया और ये H यहाँ आया, वही CH3 यहाँ आया, भले A और B लिख दिया, मॉलिक्यूल सेम रहा नहीं रहा। तो अब बताओ, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, तो अब बताओ, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये है ऐसा, मेरा परपेंडिकुलर, अगर मान लो ये प्लेन है तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो अब यही जो, अब एक प्लेन डालो, एक प्लेन ये ऐसे, अब अगर मान लो ऐसे एक प्लेन डाल रहा हूँ, ऐसे एक प्लेन डाल रहा हूँ, ऐसे एक प्लेन डाल रहा हूँ, तो अब वो कौन सा होगा प्लेन, हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि sp2 है, ऐसे कटेगा ये मॉलिक्यूल कटेगा, तो sp, अब वो आपका जो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल प्लेन होगा। तो हमेशा ध्यान देना, भिंडी ऐसे लेना, ऐसे भिंडी बनाना, आप ऐसे आपको पता है घर में ऐसे भिंडी होती है, भिंडी को लेना, ऐसे भिंडी लेना। अगर ये भिंडी क्या है, ये भिंडी आपकी एक्सिस है, जिस एक्सिस के थ्रू डाल रहे हो, जिस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हो, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्या है, एक्सिस है, ये जब परपेंडिकुलर, मतलब अब वही प्लेन आपको सेट करना है कि परपेंडिकुलर। मॉलिक्यूल को मैं उठा के अलग तरीके से रख दूं तो ऐसा नहीं होगा, हमेशा चेंज होता रहेगा प्लेन। तो अगर भिंडी आपकी गोल गोल कट जाए, भिंडी अगर ऐसे 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 कट जाए, मतलब भिंडी आपकी अगर गोल 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 कट जाए, तो वो कौन से प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल। ध्यान देना, बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि हॉरिजॉन्टल, मॉलिक्यूल को पता चला मैं उठा के वर्टिकल रख दिया, तभी भी प्लेन डालोगे। और एक्सिस अगर मान लो ये है
अब एक्सिस मान लो इधर से डाल रहा हूँ मैं, एक्सिस ऊपर डाल रहा हूँ तो प्लेन ऐसे डालूंगा, प्लेन ऐसे डाल रहा हूँ तो मतलब भिंडी ऐसे है और भिंडी कैसे कट रही है, ये भिंडी कट रही है गोल गोल, तो मतलब क्या है कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसी को घुमा कैसे कर दिया, अभी भी एक्सिस कहाँ से डाल रहा हूँ, यहाँ से। अब प्लेन कैसे डाल रहा हूँ, ऐसे डाल रहा हूँ, तभी भिंडी क्या कर रही है, अभी भिंडी गोल गोल कट रही है, तो मतलब हमेशा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। और अगर भिंडी आपकी ऐसे, मान लो ये एक्सिस है, ये मान लो एक्सिस है और ये भिंडी है आपकी, और भिंडी अगर आपकी ऐसे कट जाए, ऐसे दो पार्ट में हो जाए, भिंडी आपके दो पार्ट में हो जाए, तो इसी प्लेन को अगर ये एक्सिस है और इसी एक्सिस को अगर ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो उसी प्लेन को बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन। कभी कोई पूछ सकता है कि भाई कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। प्लेन दो तरीके के, एक तो ऐसे हो सकते हैं, एक ऐसे हो सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो कौन सा प्लेन होगा, तो आप देखना सब बोलना कि एक्सिस को मान लेना भिंडी, क्योंकि क्या है कि इस वाले के थ्रू ऐसे घुमा रहा हूँ, नहीं घुमा रहा हूँ, ऐसे ऑन द प्लेन घुमा रहा हूँ, तो भाई ये एक्सिस है। तो अब अगर प्लेन ऐसे डाल रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल का ट्रैक नहीं कर रहा है, तो यहाँ से जो प्लेन जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। तो इसीलिए देखो पता चलेगा नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, तो मतलब ये कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप इसमें घुमा के ले आ रहे हो इसमें, तो ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है, ये आप ले जा रहे हो इसको घुमा के 180, क्योंकि क्या है कि यहाँ से यहाँ घुमा के जब ले गए तो 180 घुमा रहे, नहीं घुमा रहे, आप ऐसे पकड़े 180 घुमा दिए, तो C2 एक्सिस आई नहीं आई, C2 180 जब घुमाते हो तो C2 एक्सिस आती है। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी थी, वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या थी। वैसे C4 होती है, बहुत सारा C5 होता है, बहुत सारा C6 होता है, तो ऐसे भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका होना, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये इतनी चीज़ें पता चली। अब देखो जैसे क्या है कि और थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो जैसे क्या है कि मान लो BF3 है, आपको पता ही है कि BF3 होता नहीं होता, BF3 प्लेनर होता है, आपको पता है BF3 प्लेनर होता है। तो प्लेनर है तो प्लेन डालने पर कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आप एंगल पकड़ो और ऐसे घुमो, और इसके 120 एंगल होते नहीं होते, 120 एंगल और 120 एंगल। तो जैसे ही आप इसको पकड़े और इसको पकड़े, तो मान लो ये F1 है, ये F2 है, F3 है, इसको आप 120 रोटेट करो, 120 रोटेट करो, तो क्या हुआ 120 रोटेट करने पे F1 यहाँ चला आएगा और F2 यहाँ हो जाएगा और F3 यहाँ हो जाएगा। तो अभी तो जस्ट मैं F1 F2 लिख रहा हूँ, पर फ्लोरेंस तो सारे सेम होंगे, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ऐसे फिर क्या करोगे, ऐसे फिर आप इस पर क्या करते हो 120 अप्लाई करोगे, तो ऐसे ये F यहाँ आएगा, ये F यहाँ। तो मतलब क्या है कि अगर 120 रोटेट करने पे मॉलिक्यूल सेम आ रहा है, अगर ये हटा दूँ ना F1 F2 F3, ये लो अब हटा दिया क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल अभी दोनों तरह सेम है नहीं सेम है। तो भाई इसमें कौन सी एक्सिस है 360 और 180 घुमाने पे अगर सेम आ रहा है 360 डिवाइड बाई 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो मतलब इसमें कौन सी एक्सिस है 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा लिखा जाता है कि भाई 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और ध्यान देना एक सबसे ज़रूरी बात, अगर कहीं C3 दिख जाए, और आपसे देखो आप यहाँ से तो ऐसे एक लाइन डालो और उठा के पलट दो, इसको पकड़ो और ऐसे पलट दो, मतलब ऐसे ये 1 है 1 2 है 1 और 2 है, जस्ट इसको पकड़ो और इस एक्सिस के थ्रू ऐसे एक एक्सिस डालो, ऐसे एक्सिस डालो और उठा के पलट दो। तो उठा के जब पलट दोगे तो मान लो ये F3 है, ये F2 है, तो भाई कहाँ हो जाएगा, ये F2 ऊपर हो जाएगा और F1 ऊपर हो जाएगा, इधर F2 इधर और इधर F3 होगा नहीं होगा। अब वही 3 2 1 हटा दो, बस आपको दिखाने के लिए कर दिया था। तो अभी देखो मॉलिक्यूल सेम है नहीं सेम है, मतलब उसमें क्या है, इसमें C2 भी है और इसमें C3 है। तो ध्यान देना ना, अगर कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में आपको एक C3 या ऑड C दिख जाए, अगर आपको मिनिमम ध्यान देना, अगर किसी मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 सिमेट्री दिख जाए, मिनिमम 2 सिमेट्री दिख जाए, मिनिमम 2 सिमेट्री दिख जाए, तो हमेशा ध्यान देना हाइयर वाली सिमेट्री लिखना है ऐसे। तो अगर क्या होता है कि अगर हाइयर सिमेट्री होती है कहीं भी, हमें हमेशा ध्यान देना, अगर कहीं भी हाइयर सिमेट्री होती है तो हाइयर सिमेट्री कैसे लिखते हैं, ऐसे CN और N, अगर एक C2 मिल जाए, अब 2 सिमेट्री है तो 1 आपको हाइयर सिमेट्री मिली, 1 आपको क्या मिली हाइयर सिमेट्री मिली, नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री,
हायर सिमेट्री मिली तो और प्लस आपको एक कहीं से दिख रहा है, आपको कहीं से एक C2 दिख रहा है तो हमेशा NC2 लिख देना, आंख बंद करके लिख देना, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखो एक C2 तो इसके रिस्पेक्ट में आई ये C2, और एक इधर से घुमाया ये C2 आई, एक इधर से घुमाया तो ये C2 आई। तो मतलब क्या है कि इसमें एक C3 है, इधर से एक C3 है, तो मतलब 1C3 प्लस 3C2। एग्जाम में कभी कोई पूछ ले भाई क्या कैसे है कॉम्बिनेशन कितने, तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1 और प्लस 3। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात हमेशा और हमेशा ध्यान देना, ये वाला ऑलवेज ऑड होगा, ऑलवेज ऑड होगा, ध्यान दिए रहना ये बात। अगर कहीं आपको C4 दिख रहा है और उसी कंपाउंड में आपको C2 भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ऐसे लिखना C4 और ऐसे लिखना C4 और ऑटोमेटिक बढ़ा के लिखना C52, क्योंकि C4 4C2 तो होता नहीं है, क्योंकि ये ऑड रखना है तो ऑड रखना है तो बढ़ा के लिखा जाता है, हमेशा इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ, 4C2 आया, कहीं 4C2 आया तो इसका मतलब क्या है, उसमें 5C2 होगा। अब दिखा दूंगा ये बातें, तो इतनी बातें ये समझ के लिखते रहना, ये बहुत ट्रिक्स हैं। अभी आप जब आप अभी थोड़ा सा आगे जाओगे, जब मास्टर्स वगैरह करोगे या आप मान लो जो नेट वगैरह में जो हो, तो ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसे बहुत शॉर्टकट्स होते हैं कि भाई कुछ पेपर में क्या है, पेपर में कंसेप्ट थोड़ी पूछ रहा है भाई, पहले तो एग्जाम करेक्ट करो और अच्छे से डेप्थ में करेक्ट करो। वहाँ आपसे थोड़ी पूछेगा कि आपको कि दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वहाँ तो ये नहीं पूछेंगे ना आपसे दिख रहा है कि नहीं दिखा रहा है, वो तो इंटरव्यू के लिए जाने रहो कि भाई कहाँ से दिखाना है कहाँ से नहीं दिखाना है। पहले तो आपको ये पता चला ना कितनी सिमेट्री है, तभी तो आप दिखाओगे। ये थोड़ी कि बड़ा मॉलिक्यूल बना तो सिमेट्री ढूंढते रहोगे। इसलिए हमेशा कोई भी जो भी केमिस्ट होता है पहले वो प्री प्रेडिक्शन करते हैं किसी चीज़ का, फिर वो अपने थ्योरेटिकल वो अपने क्या कहते हैं, जो आप इधर कैलकुलेशन करते हो उस कैलकुलेटेड वैल्यू को वो अपने क्या कहते हैं मॉलिक्यूल में अरेंज करके देखते हैं। तो ये पता चला कि भाई किस तरीके से हुई किस तरीके से नहीं हुई। तो हमेशा ध्यान देना। अब ये देखो, ऐसे देखो, ऐसे मान लो ये BF3 था, तो अब देखो एक इधर से क्या हो रहा है, अब अपना प्लेन से C3 जा रही नहीं जा रही, यहाँ से ऊपर एक C3, ऐसे मान लो C3 जा रही नहीं रही है। तो अगर एक प्लेन डालूंगा, अगर चारों एटम को बाइसेक्ट कर देगा, तो अब भिंडी कैसे कट रही है, हॉरिजॉन्टल कट रही नहीं कट रही। तो C3 के अलोंग जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है नहीं, HP लिख दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन है नहीं प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो और फिर इसके बाद क्या है कि ये ऐसा है कि नहीं ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अब हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो अब एक ऐसे डाल रहे हो, एक एक्सिस ऐसे डाल रहे हो, तो हमेशा क्या होता है कि आप जो क्या कहते हैं मेन निकालते हो, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्क नहीं हुआ। तो अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब लिखते हैं सिग्मा H लिखते हैं, और जो वर्टिकल प्लेन को लिखते हैं, वर्टिकल प्लेन को लिखा जाता है वो हमेशा सिग्मा V से लिखा जाता है वर्टिकल प्लेन को। तो ऐसे बोल दो कि इसमें क्या होगा, इसमें 3C3 और 3C2 वर्क नहीं हुआ, 3C2 वर्क नहीं हुआ, और प्लस 1 सिग्मा H है कि नहीं। जैसे अगर सिग्मा H किसके थ्रू होगा, क्योंकि एक वर्टिकल है तो ऐसे प्लेन डाल रहा हूँ, तो एक और वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, क्योंकि ये मेरा इसके अराउंड C3 था, और एक प्लेन जाने पे ये भिंडी गोल गोल कट रही हॉरिजॉन्टल, तो 1 सिग्मा H वर्क नहीं हुआ। और देखो एक ऐसा C2 जाएगा नहीं जाएगा, और C2 जाएगा तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ इस वाले C2 के थ्रू प्लेन ले जाके काटूँ, तो ये रिफ्लेक्टर वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अब भिंडी कैसे कट रही है, एक्सिस है, और इसी पे ऐसे सीधे डाल रहा हूँ, ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल कट रहा है। तो मतलब 3C2 है तो 3 सिग्मा V होगा, 3 सिग्मा V, तो 3 सिग्मा V होगा। ध्यान देना ये बातें इतनी।
कि मतलब कि अगर पूछे कि टोटल सिमेट्री कितनी आई, अभी भी आगे और आती है मतलब, लेकिन बस इतना कि आपको प्लेन और एक्सिस पूछ ले, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है ही नहीं। क्योंकि क्या है कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप इधर जा रहे हो तो आपको मॉलिक्यूल कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ कहीं मिलना चाहिए, फ्लोरीन यहाँ कहीं, लेकिन यहाँ तो है नहीं, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए C3 3C2 प्लस सिग्मा H प्लस 3 सिग्मा B, ये सिमेट्री की कहानी थी, किस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको पता चली कि भाई क्या कैसे सिमेट्री कैसे होती है। तो सिमेट्री भी आप मैं इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर एक रोटेशन करो प्लस रिफ्लेक्शन करो, रोटेशन और प्लस रिफ्लेक्शन करो। तो इस रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन को ही क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर ऐसे बोलते हैं। वो हायर लेवल पे वो आपको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, बस जानते रहो बस क्या होता है।